हेलो बच्चों, मैं गौतम पांडे आप सबका स्वागत करता हूं हमारे और आपके प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा था कि परमाणु क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, ये भी हमने अच्छे से समझा। अभिक्रिया किस बेसिस पे होती है, किस सिद्धांत पर होते हैं, उन सिद्धांतों को भी हमने पढ़ रखा है। आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने क्या पढ़ना है, रासायनिक सूत्र पढ़ना है, आयन क्या होते हैं ये पढ़ना है, विभिन्न तत्वों के अणु क्या होते हैं, यौगिकों के अणु क्या होते हैं ये हम लोग समझेंगे अच्छे से। परमाणु द्रव्यमान के बारे में समझेंगे। अगर आपने अभी तक वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि हमने परमाणु को पिछले वीडियो में काफी अच्छे से समझ रखा है, लेकिन एक बार फिर से हम परिभाषा को देखते हैं। क्या कह रहा है परमाणु? परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है, गौर कीजिएगा, वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। यानी परमाणु ना ही अपना रासायनिक और ना ही भौतिक गुणधर्म को बदलता है। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे हाथ में यह एक चाबी है, तो चाबी का सबसे छोटा इकाई क्या होगा? इस चाबी का सबसे छोटा इकाई क्या होगा? सूक्ष्मतम भाग कौन होगा? ये चाबी अगर मान लीजिए लोहे से बना हुआ है, तो इस लोहा क्या है? तत्व है। तो इसका सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होगा? इसका परमाणु। और इसका परमाणु कोई भी अभिक्रिया में ना ही रासायनिक गुणधर्म में चेंज करेगा, ना ही रासायनिक गुणधर्म को बदलेगा, ना ही भौतिक गुणधर्म को बदलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये लोहे का परमाणु है और रासायनिक अभिक्रिया हम इसका करवाते हैं तो ये सोने का परमाणु बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। भौतिक गुणधर्म तो नहीं बदल जाएगा और ना ही रासायनिक गुणधर्म बदलेगा। तो हमने ये सब पढ़ रखा है। तो आपको ध्यान में रखना क्या है परमाणु में, कि ना ही इसका रासायनिक गुणधर्म चेंज होगा और ना ही भौतिक गुणधर्म बदलेगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, चाहे वो अभिक्रिया कैसी भी हो, कुछ भी इसका बदलने वाला नहीं है। और परमाणु क्या होता है? तो सूक्ष्मतम भाग है। किसका सूक्ष्मतम भाग है? तत्व का सूक्ष्मतम भाग है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं। जब आप एनसीईआरटी को खोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक चार्ट दिया हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के परमाणुओं और अणुओं का क्या दिया गया है? सापेक्ष आकार लिख रखा है। तो आपको ये याद रखना है। तो देख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन क्या है? परमाणु है। हाइड्रोजन के परमाणु का त्रिज्या दिया हुआ है। कितना है त्रिज्या? ये 10 के पावर माइनस 10 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं उसका त्रिज्या कितना होता है? मीटर में है ये 10 के पावर माइनस 10। सोचिए कितना छोटा परमाणु होता है हाइड्रोजन का, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। जल के अणु की बात करें, गौर कीजिएगा यहाँ पर अणु लिखा हुआ है, जल का अणु, और हाइड्रोजन का परमाणु लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जल का अणु किस चीज से बना होता है? हमने पढ़ा है पहले, जल का सूत्र क्या होता है? H2 और O, यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु। और हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तब किस चीज का निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। तो जल क्या होगा? अणु होगा, ना कि जल परमाणु होगा। तो जल का अणु का सापेक्ष आकार जो दिया है वो कितना दिया है? 10 के पावर माइनस 9 मीटर। और एक बात याद रखिएगा, 10 के पावर माइनस 9 मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। हीमोग्लोबिन के अणु, हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ मौजूद होता है हेमोग्लोबिन? क्या आपको पता है हेमोग्लोबिन कहाँ मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन हमारे खून में प्रेजेंट रहता है, खून के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो इसका क्या है? त्रिज्या कितना है? 10 के पावर माइनस 8 मीटर होता है इसका त्रिज्या। उसी तरह रेत कण का कितना होता है? बालू का कितना होता है? इसका त्रिज्या 10 के पावर माइनस 4 मीटर होता है। चींटी का कितना होता है? एंट, एंटी, एंट, एंट मतलब चींटी। तो इसका कितना होता है? त्रिज्या 10 के पावर माइनस 3 मीटर होता है। तरबूज एक फल है जो हम लोग खाते हैं, इसका त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर माइनस 1 मीटर होता है। तो इसमें से कुछ के त्रिज्या आपको याद रखने हैं। हो सके तो सबके त्रिज्या याद रखिए, अच्छा रहेगा। एग्जाम में सीधे सीधे भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या मीटर में कितना होता है, तब आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब हमें पढ़ना है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या होते हैं। जब आधुनिक प्रतीक की चर्चा हो रही हो तो आईयूपीएसी का नाम लेना लाजमी है। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका काम क्या होता है? ये तत्वों के नामों को क्या करता है? स्वीकृति देता है। और जिन
भी तत्वों के नामों को यह स्वीकृति प्रदान करता है, उन तत्वों का नाम पूरे विश्व भर में मान्य होता है। ये क्या है? एक संगठन है जो कि तत्वों के नामों को क्या करता है? स्वीकृति प्रदान करता है। एक बार इसने तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान कर दी तो वो पूरे विश्व भर में मान्य होगा। मान लीजिए यूपीएससी ने कहा कि हाइड्रोजन को हम किस चीज से लिखेंगे? हाइड्रोजन को हम H से लिखेंगे, तो विश्व के किसी भी कोने में हम चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हाइड्रोजन को हम लोग H से ही लिखेंगे। अगर बात करें डाल्टन की, तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। उन्होंने क्या किया? सबसे पहला कौन से भी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का यूज किया था, तो आप बोलेंगे कि डाल्टन थे। इन्होंने ही सबसे पहले तत्वों का क्या किया? प्रतीक का यूज करा था, प्रतीकों का प्रयोग करा था। एक बार हम लोग देखते हैं कि डाल्टन ने किन तरह के प्रतीकों का उपयोग किया था। अब जैसे हाइड्रोजन के लिए डाल्टन ने क्या किया? एक गोल बनाया और उसमें कुछ बीच में बिंदु डाल दिया और उन्होंने कहा कि ये हाइड्रोजन का प्रतीक हो जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए उन्होंने क्या करा? एक गोल बना दिया और कहा कि ऑक्सीजन होगा, यानी ओ तरह का। नाइट्रोजन के लिए भी उसी तरह से यूज किया, कार्बन के लिए भी, जल के लिए भी, वाटर के लिए भी उन्होंने कुछ प्रतीक दिए। तो आपके किताब में कुछ प्रतीक दे रखे हैं, हो सके तो उसे याद रखिएगा। लेकिन अब जो है कौन से प्रतीक उपयोग किए जा रहे हैं? जो आईयूपीएसी देता है, इंटरनेशनल, बोलिए मेरे साथ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके द्वारा जिन प्रतीकों को स्वीकृति प्रदान की गई है, उन्हीं प्रतीकों को हम लोग क्या करते हैं? अब यूज करते हैं। उस समय डाल्टन ने जो प्रतीक दिए थे, कुछ प्रतीकों का यूज किया था, वो प्रतीक ये सब हैं। आप एक बार देख लीजिए, आपके किताब में भी दे दिया गया है, हो सके तो इसको ध्यान में रखिए। लेकिन अब इन प्रतीकों का उपयोग नहीं किया जाता है। अब आईयूपीएसी ने जो कुछ प्रतीक सुझाए हैं हमें कि इस तरह से हमें प्रतीक को लिखना है, तो कुछ नियम दिया है उन्होंने। आईयूपीएसी वालों ने कुछ नियम दिया है कि कैसे हम लिखेंगे किसी भी तत्व के प्रतीकों को। तो उनके हिसाब से किसी भी तत्व के प्रतीक को अगर हम को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? उन तत्वों के जो कुछ अंग्रेजी नाम होंगे, उनके एक या दो अक्षरों को हम लेंगे, उनके एक या दो अक्षरों को लेंगे। और किसी भी प्रतीक के पहले अक्षर को हम लोग कैसे लिखेंगे? सदैव बड़े अक्षर में लिखेंगे। तथा उसके बाद वाले अक्षर को यानी दूसरे अक्षर को कैसे लिखेंगे? छोटे अक्षरों में लिखेंगे। जैसे कि हमारे सामने हाइड्रोजन है, उदाहरणार्थ, यानी उदाहरण में हमें क्या मिला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्पेलिंग हमने पहले से लिख दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन, HYDROGEN, हाइड्रोजन। ये इसका क्या है? अंग्रेजी नाम। तो हमें आईयूपीएसी ने कहा था कि किसी भी तत्व के प्रतीक को लिखने से के लिए क्या करना है कि उसका अंग्रेजी नाम को लेना है। हमने ले लिया अंग्रेजी नाम हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का अंग्रेजी नाम लिया। अब आगे उन्होंने क्या कहा कि उसके पहले अक्षर को लिखिए। पहले अक्षर को हमने लिखा H। हाइड्रोजन का पहला अक्षर क्या है? H। इसको कैसे लिखना है? सदैव बड़े अक्षर में लिखना है। ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखना है? सदैव बड़े अक्षर में लिखना है। तो H को हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया, बड़े अक्षर में। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका प्रतीक होगा, ये इसका सिंबल हो गया। तो हाइड्रोजन में क्या होता है? हम बस पहले अक्षर को लेकर के रह जाते हैं। अगर एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al। तो Al हम कैसे लिख दिए? Al के लिए हम क्या किए? आईयूपीएसी के हिसाब से इसका अंग्रेजी नाम लिए। तो इसका अंग्रेजी नाम क्या है एल्यूमिनियम का? ALUMINIUM, ये इसका अंग्रेजी नाम है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम के नाम में हमको क्या करना था? सदैव बड़ा अक्षर में किसको लिखना था? पहले वाले को। तो पहला अक्षर क्या है? ए को हमने क्या लिख दिया? बड़े अक्षर में लिख दिया। अब दूसरा अक्षर जो है एल, उसको क्या लिखना है हमको? छोटे अक्षर में लिखना है। तो एल को हमने छोटे अक्षर में लिख दिया और ये एल्यूमिनियम का प्रतीक बन जाएगा। अब हम ए कैपिटल में, यानी ए को भी बड़ा लिखे और एल को भी बड़ा लिखे, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आईयूपीएसी क्या कहता है कि प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में लिखना है तथा दूसरे अक्षर को यानी बाद में आने वाले अक्षर को हमेशा कैसे लिखना है? छोटे अक्षरों में लिखना है। अगर इसी तरह हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट के लिए भी सेम नियम लागू होगा कि कोबाल्ट का अंग्रेजी नाम हम लेंगे। कोबाल्ट का अंग्रेजी नाम क्या है? ये है COBALT, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के लिए हम क्या किए? कैपिटल सी लिए। बड़ा अक्षर में किसको लिखे? पहले वाले को हमने बड़ा अक्षर में लिखा, कैपिटल सी लिए, बड़ा सी लिए। उसके बाद सेकेंड जो अक्षर है, दूसरा अक्षर है ओ, उसको कैसे लिखिए? देखिए, छोटा ओ लिखे हमने। क्या लिखा है? छोटा ओ। तो कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट का प्रतीक C कैपिटल और O स्मॉल हो जाएगा, ना कि C और O दोनों कैपिटल। यहां पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कैपिटल सी यानी बड़ा सी, और ओ भी अगर बड़ा लिख देते हैं तो वो कोबाल्ट ना होकर के किसका प्रतीक हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक हो जाएगा।
तो कितना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमें लिखना था कोबाल्ट और आप लिख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। आगे चलते हैं। आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक चार्ट दिया गया है जिसमें कि कुछ तत्वों के प्रतीक को दर्शाया गया है। तो हम देख लेते हैं एक बार कि कुछ तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं, और हो क्या सके इसे याद ही रखना है आपको, क्योंकि आगे भी आपको याद करना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा कि आप अभी ही याद कर ले इसे। अब देख लीजिए एल्यूमिनियम, इसका तत्व है, इसका प्रतीक क्या होगा। हमने अभी देखा एल्यूमिनियम का प्रतीक Al होता है। आर्गन, आर्गन का प्रतीक क्या होगा, Ar होगा। बेरियम का प्रतीक B, और A क्या है, देखिए हर एक प्रतीक में एक ध्यान देने वाली बात है कि पहला लेटर क्या लिया गया है, बड़ा लिया गया है, जबकि दूसरा क्या है, छोटा है। देख रहे हैं, दूसरा क्या है, छोटा है। जबकि बेरियम में पहला बड़ा है, ए जो लिखा हुआ बी और ए, बी बड़ा ए छोटा, तो ये ध्यान में रखा गया है। बोरोन का एक ही लेटर लिया गया है लेकिन क्या है, बड़ा है। ब्रोमीन का बी आर, कैल्शियम का सी ए, कार्बन का सी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और देखिए कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका नाम अंग्रेजी के नाम से ना लेकर के उनके लैटिन भाषा के नाम से, ग्रीक भाषा के नाम से या जर्मन भाषा के नाम से ले लिया गया है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा एफ ई। एफ ई क्या है, ये क्या है, आयरन है। आयरन का प्रतीक क्या होता है, एफ ई होता है। लेकिन क्या आप जान रहे हैं आयरन का स्पेलिंग आई आर ओ एन, आयरन का स्पेलिंग आई आर ओ एन होता है। तो आयरन का प्रतीक तो कैपिटल यानी बड़ा आई और छोटा आर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एफ ई है। कैसे है, आयरन का नाम जो है आईयूपीएससी वालों ने कहां से लिया, इसके लैटिन भाषा का नाम फेरम से लिया। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है फेरम, फेरम से, एफ ई से स्टार्ट होता है इसका नाम, इसका नाम एफ ई से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका प्रतीक क्या दे दिया उन्होंने, आयरन का एफ ई दे दिया। उसी तरह आप देख लीजिए चांदी का, चांदी का क्या होगा, सिल्वर होगा, इंग्लिश SILVER। तो सिल्वर तो या तो इसका प्रतीक एस होना चाहिए था या बड़ा एस और छोटा आई होना चाहिए था, लेकिन क्या दिया उन्होंने, ए और जी दे दिया। उसी तरह यहाँ पर गोल्ड देख लीजिए, गोल्ड इंग्लिश में GOLD, इसका जी और छोटा ओ होना चाहिए था, लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा है, नहीं, गोल्ड का उन्होंने सिंबल दिया, प्रतीक दिया AU। इसी तरह उन्होंने पोटासियम का क्या किया, पोटेशियम का के दे दिया। के क्यों दिया, के इसके दूसरे भाषा में जो नाम है केलियम, पोटासियम का नाम है केलियम, तो केलियम में के से स्टार्ट हो रहा था, के से शुरू हो रहा था इसका नाम, इसलिए इसका प्रतीक क्या दिया उन्होंने, के दिया। नेट्रियम देख लीजिए, सोडियम, सोडियम का स्पेलिंग क्या होगा, SODIUM, सोडियम का स्पेलिंग, सोडियम का एस से स्टार्ट होता है, तो इसका प्रतीक तो एस और छोटा ओ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके दूसरे भाषा में जो नाम है नेट्रियम उससे लिया गया है। तो ये कुछ तत्व हैं जिसका नाम किसी दूसरे भाषा से भी लिया गया है, हो सका वो लैटिन भाषा हो, ग्रीक भाषा हो या किसी अन्य भाषा से लिया गया है। ये सब का ध्यान में रखना है कि सब में ऐसा नहीं होगा कि आप सोडियम का एस से लिख दीजिएगा, वो एस सल्फर का हो जाएगा, ना कि वो सोडियम होगा। लिखना चाह रहे हैं सोडियम, सोचिएगा एस से शुरू होता है, एस लिख देते हैं, लेकिन एस से क्या हो रहा है, देख लीजिए एस से सल्फर हो जाएगा। सोडियम का प्रतीक नेट्रियम से लिया गया है, इसका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे भी पूछ सकता है कि सोडियम का प्रतीक किस नाम से लिया गया था, आपको लिखना पड़ेगा कि नेट्रियम से लिया गया है, पोटासियम केलियम से लिया गया है, Fe आयरन कहां से लिया गया है, फेरम से लिया गया है। उसी तरह देख लीजिए जिंक को, जिंक का सिंबल यानी प्रतीक हम लोग देख रहे हैं जेड और एन लिखा हुआ है, जेड बड़ा है और छोटा एन है, तो बड़ा छोटा तो ठीक है, लेकिन हम जान रहे हैं जिंक का स्पेलिंग क्या होता है, ZINC, तो इसका प्रतीक क्या होना चाहिए था, जेड और छोटा आई होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, जेड और छोटा आई होना चाहिए था, लेकिन क्या हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि जेड और छोटा आई हो यहाँ पर, लेकिन नहीं, हमको यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर छोटा एन है। क्यों, क्योंकि किसी किसी में, सब में नहीं, किसी किसी तत्व में ऐसा किया गया है कि उसके बाद वाले लेटर को ना लेकर के, बाद वाले लेटर को ना लेकर के उसके जो जिंक में देखिए एन भी आ रहा है, वो लेटर को ले लिया है, उसके बाद वाला यानी जस्ट आई को ना लेकर के किसी दूसरे लेटर को संयुक्त करके क्या बना दिया, उसका प्रतीक बना दिया गया। तो ये कुछ बातें हैं जो आप कुछ तत्वों के प्रतीक पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान रखने वाली बात है, जैसे कि आयरन का Fe होगा, सोडियम का नेट्रियम से लिया गया Na होगा, इस तरह से याद रखिएगा। जिंक का Zi ना होकर के Zn हो रहा है, क्लोरीन का Cl हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्लोरीन का Cl हो रहा है, जबकि क्लोरीन का स्पेलिंग CS से हो रहा है, तो ऐसा ना होकर के Cl हो रहा है। तो आप देखिएगा, ये सब थोड़ा याद रखिएगा और याद करना ही है, ये सब तत्वों के जो प्रतीक है वो आपको याद रहने चाहिए, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। अब हमने प्रतीकों को सीख लिया है कि तत्व के प्रतीक को किस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों अब हम चलते हैं परमाणु द्रव्यमान की तरफ। तो परमाणु द्रव्यमान सबसे पहले क्या होता है,
अब किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी तत्व के किसी एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ये परमाणु द्रव्यमान का परिभाषा है कि कोई एक तत्व लेंगे और उस तत्व का कोई एक परमाणु उठाएंगे और उसका जो द्रव्यमान हम लोग मापेंगे वही उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। प्रारंभ में देखिए कि परमाणु द्रव्यमान को एएमयू के द्वारा, ध्यान देने वाली बात है, ये छोटी छोटी बातें जो है वो ध्यान देने वाली बात है कि प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को किसके द्वारा संक्षेप में लिखते थे, कैसे लिखते थे, एएमयू के द्वारा लिखते थे। एएमयू कहने का मतलब, एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ए से एटॉमिक, एम से मास और यू से यूनिट। तो हम लोग पहले एटॉमिक मास यूनिट में लिखते थे, यानी शॉर्ट में एएमयू द्वारा संक्षेप में लिखते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम भी जानते हैं कि आईयूपीएसी जैसा कुछ नाम हमने अभी चर्चा भी किया था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके जो है नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको क्या किया गया, पहले तो एएमयू लिखते थे, अब सिर्फ क्या लिखते हैं, और छोटा कर दिया गया और आसान कर दिया गया, अब सिर्फ हम इसको यू लिखते हैं, यूनिफाइड द्रव्यमान। इसके द्वारा हम आजकल इसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है, आगे हमें कहा जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोध किया तो उन्होंने क्या किया, प्रारंभ में प्रकृति जन्य ऑक्सीजन परमाणु को द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एकदम महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टिकोण से, उसे मैं ब्लैक से अंडरलाइन करते जा रहा हूं। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि क्या किसको लिया पहले, अभी कार्बन को लिया जा रहा है एक स्टैंडर्ड के तौर पे, लेकिन पहले किसको लिया जा रहा था, तो पहले प्रकृति जन्य ऑक्सीजन परमाणु को लिया जा रहा था। ये ध्यान में रखिएगा, अभी कार्बन को लिया जा रहा है, पहले ऑक्सीजन परमाणु को लिया जा रहा था। कंफ्यूज नहीं करना है, कार्बन बिल्कुल भी नहीं लिखना है, पहले ऑक्सीजन को लिया जा रहा था और उसके ऑक्सीजन परमाणु को स्टैंडर्ड के तौर पे, एक इकाई के तौर पे ले रहे थे और उसके द्रव्यमान के 1/16 भाग को हमने क्या किया था, ऑक्सीजन परमाणु के इकाई के रूप में लिया गया था। क्यों लिया गया था, सवाल भी ये उठता है कि ऑक्सीजन को ही क्यों लिया गया, तो उसका कारण ये है कि ऑक्सीजन जो है वो अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है। अनेक तत्वों के साथ कहने का मतलब आप देख लीजिए हमारी पृथ्वी पर कितनी बड़ी मात्रा में जल मौजूद है, कितनी बड़ी मात्रा में जल मौजूद है ये आपको पता है। तो क्या जल किस चीज से बने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के, जल का सूत्र H2 और O होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। ओजोन लेयर जो कि हमें क्या रहता है, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में रह करके हमें सूर्य की किरणों से बचाता है, वो किस चीज से बनता है, O3 यानी ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, वो किससे बना हुआ है, वो भी ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। तो कई तत्वों के साथ अभिक्रिया करने की क्षमता है ऑक्सीजन में, इसलिए ऑक्सीजन को क्या किया गया उस समय पे, इकाई के रूप में। और पूरे ऑक्सीजन को नहीं, ऑक्सीजन के 1/16 भाग को, यानी ऑक्सीजन के हमने 16 टुकड़े किए और उसमें से किसी 16 टुकड़े में से एक टुकड़े को लिया और उसको हमने इकाई के रूप में मान लिया। अब और क्या किया, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। देखिए क्यों लिया गया, और क्योंकि अब हम ऑक्सीजन को जब हमने इकाई माना तो ज्यादातर तत्वों के परमाणु का जो द्रव्यमान था, उनका जो मास था, वो किसमें प्राप्त हो रहे थे, हमको पूर्णांक में प्राप्त हो रहे थे। पूर्णांक कहने का क्या मतलब, या तो 1 मिल रहा होगा, या तो 2 मिल रहा होगा, या मान लीजिए या तो हमें 7 मिल रहा होगा। ऐसा नहीं कि 1.3 मिल रहा होगा, ये पूर्णांक नहीं होगा। पूर्णांक यानी पूरा का पूरा, 1 या 2 या 7, फ्रैक्शन में नहीं, भिन्न में नहीं, ना ही दशमलव में, पूरा का पूरा मिल रहा था, पूर्णांक मिल रहा था। इसी वजह से हमने ऑक्सीजन को क्या लिया, 1/16 भाग को इकाई की तरह लिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन को पहले क्या किया जा रहा था, एक इकाई के रूप में, एक स्टैंडर्ड के रूप में यूज किया जा रहा था। लेकिन 1961, बात साल 1961 की है, उस समय क्या हुआ, कार्बन 12 को क्या किया गया, कार्बन 12 के समस्थानिक यानी आइसोटोप, इंग्लिश में समस्थानिक को आइसोटोप कहते हैं, उसको मानक संदर्भ के रूप में स्थापित कर लिया गया, उसे स्वीकार कर लिया गया क्योंकि कार्बन 12 का जो समस्थानिक है वो अब परमाणु द्रव्यमान के मानक संदर्भ के रूप में माना जाएगा। अब क्या किस तरह से माना जाएगा वो देखते हैं। क्या किया गया, कार्बन 12 के एक परमाणु को लिया और उसके द्रव्यमान के 1/12 भाग, यानी कार्बन 12 का एक परमाणु को हमने उठाया और क्या किया, इसके द्रव्यमान को 12 भाग में बांटा और 12 भाग में बांटने के बाद उसमें से किसी एक भाग को लिया और उसको कहा कि अब ये इकाई के रूप में
उपयोग किया जाएगा। नहीं समझ में आया तो उसको हम एक उदाहरण के तौर से समझते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। चलिए अब हम इस चीज को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए एक फल विक्रेता है और उस फल विक्रेता के पास कोई भी मानक भार नहीं है जिसका उपयोग करके ये क्या करे, फल बेचे। उसके पास कोई भी बटखारा नहीं है, ना 1 केजी का, ना 2 केजी का, ना 3 केजी का, कोई भी बटखारा नहीं है। तो कैसे बेचेगा सेब? अगर उसे बेचना है या कोई अन्य फल बेचने हैं तो कैसे बेचेगा? तो कह रहा है कि हमारे पास एक तरबूज है और वो कह रहा है कि ये तरबूज का जो है वो 12 यू का है, द्रव्यमान है। ये तरबूज को कार्बन 12 था ना, उसी तरह वो समझाने के लिए एग्जांपल लिया गया है कि तरबूज 12 यू का है। और इस तरबूज को 12 यू का जो था उसको हमने 12 भाग में बांटा। देखिए यहाँ पर 12 टुकड़े कर लिया, 12 बराबर भागों में बांटा। किसी भी तरह उसने बराबर बराबर भागों में बांट दिया, यानी 12 भाग में बांट दिया। और उसमें से एक टुकड़े को, किसी एक टुकड़े को ये क्या कर रहा है, उठा ले रहा है। और ये देखिए अगर पूरा का पूरा तरबूज 12 यू का था, उसके 12 टुकड़े किए गए तो एक का कितना होगा, 1 यू। सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर 12 का 12 था और 12 टुकड़े में बांटे गए तो किसी एक टुकड़े के बराबर टुकड़े में बांटे गए हैं। ध्यान देने की बात है, बराबर बराबर भागों में बांटे तो एक का कितना होगा, 1 यू। और ये 1 यू वाला यानी कोई एक को उठा करके ये क्या कर रहा है, तराजू पे समानता के लिए चढ़ा दे रहा है। अब इसके बराबर में, इसी के बराबर द्रव्यमान का जितना भी सेब चढ़े, 1 चढ़े, 2 चढ़े, 3 चढ़े, 4 चढ़े, वो तौल करके कुछ पैसों में क्या कर रहा है, बेच दे रहा है। उसी तरह एक उदाहरण था, समझ में आ गया उदाहरण की फल वाला क्या कर रहा है। उसके पास कोई मानक भार नहीं है, तरबूज लिए, तरबूज के 12 टुकड़े किए, 12 टुकड़े में से किसी एक टुकड़े को किया तो अगर ये पूरा का पूरा 12 था, 12 टुकड़े को 12 में बांटा तो इसका 1 यू हो गया। और जब इसको हम चढ़ाएं समानता के लिए तो जितने सेब चढ़े उसको वो बेच रहा है। यही है एक उदाहरण। अब इसको हम कार्बन के रेफरेंस में हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए हैं कि ये कार्बन क्या है, ये कार्बन 12 है। ये क्या है, कार्बन 12 है। ये फल जो तरबूज है ये कार्बन 12 मान लेते हैं। इसके हमने क्या करे, 12 टुकड़े में बांट दिया। 12 बांटने के बाद उसमें से किसी एक को उठाया और हमने कह दिया कि अब हम इसको स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करेंगे। स्टैंडर्ड के तौर पे क्यों यूज करेंगे, बाकी तत्वों के द्रव्यमान को मापने के लिए हम इसको अब स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करेंगे। तो अब हम देखिए अब तराजू पे मान लेते हैं कोई और तत्व है, फल ना होकर के क्या है, कोई और तत्व है। और किससे माप रहे हैं, कार्बन 12 के 12 टुकड़े हुए, उसके एक टुकड़े से माप रहे हैं। तो यही कहना चाह रहा था पिछला स्लाइड में कि कार्बन 12 था, कार्बन 12 का समस्थानिक यानी आइसोटोप का 12 भागे में बांटा गया, यानी 1/12, 1/12 लिखा गया था ना, उसको 12 भाग में बांटने के बाद किसी एक के द्वारा, किसी एक टुकड़े के द्वारा हम क्या करते हैं, अब जो है निकाल रहे हैं दूसरे परमाणु का द्रव्यमान। मान लेते हैं कि हाइड्रोजन है। हमने एग्जांपल में क्या लिया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है, याद होगा आपको, हाइड्रोजन का याद रहना चाहिए आपको, एक होता है। तो कहने का मतलब क्या, ये जो कार्बन का एक टुकड़ा है, ये जो कार्बन का एक टुकड़ा है उससे कितना है इसका परमाणु, 1 गुना है। अगर यहीं पर हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, ले लेते हैं एग्जांपल में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16। ऑक्सीजन का 16 द्रव्यमान होता है तो क्या होगा, 16। कहने का मतलब क्या, ये इससे 16 गुना है। इस कार्बन के एक टुकड़े से यानी 1 यू से 16 गुना है ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो कार्बन को हम एक स्टैंडर्ड मान करके, कार्बन को हम एक स्टैंडर्ड मान करके पता कर पा रहे हैं कि कितना है। ऑक्सीजन को हमने 16 माना, कहने का मतलब क्या, ये 16 गुना है। किससे 16 गुना है, तो इस कार्बन के एक से, कार्बन के एक टुकड़े से ये 16 गुना है। क्योंकि कार्बन का 1 यू था और इसका अगर 16 यू है तो क्या होगा, ये 16 गुना होगा। 1 इंटू 16, 16, तो क्या होगा, ये 16 गुना होगा। चलिए आगे चलते हैं। जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक चार्ट मिलेगा इस तरह का, जिसमें कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिखे हुए हैं। इस साइड तत्व लिखे हुए हैं और इस तरफ क्या है, परमाणु द्रव्यमान। और किस चीज में है, यू में लिया गया है। मैंने बताया था कि पहले एटॉमिक मास यूनिट एएमयू में लिखा जाता था, लेकिन आईयूपीएसी ने क्या किया, यू में अब कहा लिखने के लिए। तो अब सारा का सारा द्रव्यमान किस में लिखा गया, यू में लिखा गया। तो अब देखिए हाइड्रोजन लिखा गया है, अभी हमने हाइड्रोजन की चर्चा की थी। हाइड्रोजन क्या है, एक है इसका परमाणु द्रव्यमान। कहने का मतलब ये कार्बन के समस्थानिक से कितना है, कार्बन 12 के समस्थानिक से कितना गुना है, क्योंकि यू में हम नाप रहे हैं तो ये कितना है, यू 1 गुना है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, कार्बन का 12 है, दिख रहा है, कार्बन का 12 है। तो कितना है, ये 12 गुना है। नाइट्रोजन कितना है, 14 है, यानी ये 14 गुना होगा। 14 यू है, 14 यू है। देख रहे हैं सारे के सारे यू में लिखा गया है। अगर एक टुकड़ा का, हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा था कि एक का 1 यू है तो 1 यू से ये कितना गुना है, ये 14 गुना। ये कितना गुना होगा, ऑक्सीजन 16 गुना। उसी तरह सोडियम 23 गुना, मैग्नीशियम 24 गुना, सल्फर 32 यानी 32 गुना।
और क्लोरीन क्या है 35.5 होता है इसका, 35.5 होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। तो ये उतना गुना होगा, कैल्शियम 40। तो ये जितना भी है कि हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, सल्फर का 32, क्लोरीन का जो है वो 35.5 है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक बेसिक चैप्टर है और इसमें कुछ है, बहुत चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेगी। तो आपको याद रहना चाहिए परमाणु द्रव्यमान किसके कितने हैं। कम से कम ये जो चार्ट में दिया गया है इतने के तो कम से कम याद कर लीजिए। वैसे तो 118 तत्व है, लेकिन ये जो तत्व है वो काफी इंपॉर्टेंट तत्व है, काफी महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसलिए कम से कम इन सब के आपको याद रहने ही चाहिए। हमने अभी तक परमाणु द्रव्यमान को समझा कि पुराने समय में ऑक्सीजन को लिया जाता था एक स्टैंडर्ड के तौर पे, और बाद में कार्बन को लिया जा रहा था, कार्बन 12 के समस्थानिक को, आइसोटोप को लिया जाने लगा, और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा। लेकिन अब हमें क्या समझना है, परमाणु द्रव्यमान तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हमें क्या समझना है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, परमाणु का अस्तित्व किस प्रकार है। तो अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। ये हमने पढ़ा था, जब हमने नियम पढ़ा था तब हमने पढ़ा था ना कि परमाणु प्रायः स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं। तो अगर वह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं तो करते क्या है, तो परमाणु या अणु आयन बना देते हैं। यानी परमाणु क्या करता है, या तो मिल करके अणु बना रहा है या आयन बना रहा है। मिल करके अणु बनाता है, या अगर नहीं मिला तो क्या बना रहा है, आयन बना रहा है। और क्या कह रहा है कि ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में, अत्यधिक संख्या में क्या कर रहा है, पुंजित होकर द्रव्य अर्थात पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये अणु परमाणु मिलकर के जो अणु बनाया, ये अणु क्या कर रहा है, अत्यधिक संख्या में, काफी लाखों लाखों के मात्रा में क्या कर रहा है, पुंजित होकर के एक साथ मिलकर के कोई पदार्थ या द्रव्य का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो परमाणु इस तरह से अस्तित्व में रहता है। अगर कोई कह रहा है कि परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है तो वो गलत है। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु या तो मिलकर के अणु बना लेता है या क्या करता है, आयन बना लेता है। आयन क्या होते हैं, जिसपे कुछ आवेश हो, या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, प्लस हो माइनस हो, जिसपे कुछ चार्ज हो, उसको आयन कहते हैं। और ये अणु क्या करते हैं, अत्यधिक संख्या में पुंजित होते हैं और द्रव्य या पदार्थ बना लेते हैं। लेकिन परमाणु स्वतंत्र रूप से क्या होता है, नहीं रहता है अस्तित्व में। ये हमने पहले ही पढ़ा था। चलिए आगे देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। अब हम देखते हैं, परमाणु तो हमने समझ लिया, अणु क्या होता है। अणु को हम लोग इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं से, दो या दो से अधिक परमाणुओं का क्या होता है, समूह होता है, जो आपस में किस चीज से बंधे होते हैं, रासायनिक बंधन के द्वारा बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं। और वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, कसकर जुड़े होते हैं। यह किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है, किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह। परमाणु तो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वो मिलकर के क्या बनाता है, अणु बनाता है। तो कैसे मिलता है, वो रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, या परस्पर आपस में जो आकर्षण बल होता है उसके द्वारा जुड़ा होता है, बॉन्ड बनाता है जुड़ करके। और यह किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है, यौगिक का या किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। देख लीजिए यहाँ पर ये क्या है, सी और दो ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ये है डायग्राम, किसका है चित्र, कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का दिया गया है। तो ये क्या होगा, कार्बन के, कार्बन क्या है, कार्बन एक तत्व है, तो कार्बन के परमाणु और दो ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का कोई एक यौगिक बना है। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमने पहले भी इसको देख रखा है, क्या है ये, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन एक यहाँ और ऑक्सीजन एक, यानी H2 और O, हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक। किसका ये सूत्र है, वाटर का सूत्र है। तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर के क्या कर रहे हैं, वाटर यानी जल का निर्माण कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अणु के क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी अणु के क्या गुण होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से, जबकि परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते थे। लेकिन जब परमाणु ने अणु का निर्माण किया तब क्या है, स्वतंत्र रूप से अणु अस्तित्व में रह सकता है। और क्या, किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। जितना भी गुणधर्म होगा सबको प्रदर्शित करेगा, चाहे वो तत्व के परमाणु हो, चाहे वो तत्व के अणु हो या यौगिक का अणु हो, वो उसके सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा। और तीसरा क्या है, परमाणु भी ऐसा ही कर रहा था, किसी भी तत्व का परमाणु हो वो उसके गुणधर्म को प्रदर्शित कर रहा था, चाहे भौतिक गुणधर्म हो या रासायनिक गुणधर्म हो, हमने अभी पढ़ रखा है।
तीसरा क्या कह रहा है, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। हमें पता है कि परमाणु मिल करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं या आयन बना लेते हैं। तो अणु हो सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु मिल करके अणु बना रहे हो, या ये भी हो सकता है कि अलग अलग तत्व के परमाणु मिलकर के अणु बना रहे हैं। कहने का मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया, उदाहरण के तौर पे लिया सोडियम, सोडियम N और A, और उसके बाद हमने लिया क्लोरीन, क्लोरीन लिया एग्जाम्पल में। तो ये दोनों मिल करके मान लीजिए नमक बना रहे हैं। नमक का सूत्र क्या होता है, नमक का सूत्र होता है, नमक का सूत्र होता है, आपको याद होगा, नमक का सूत्र होता है Na और Cl। तो NaCl यानी नमक बना रहे हैं। तो क्या आप देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न है, सोडियम एक अलग है, सोडियम एक अलग तत्व है, क्लोरीन एक अलग तत्व है। तो ये भी हो सकता है, कहने का मतलब कि कोई एक तत्व का परमाणु मिल करके या संयोग करके अणु बना रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि दूसरे दूसरे तत्व के यानी भिन्न भिन्न तत्व के मिल करके क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं। यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक का एक अणु किस चीज से बना हुआ है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से बना हुआ है। एक तत्व हो गया सोडियम और एक तत्व हो गया क्लोरीन, यानी सोडियम के एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिल करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर अलग अलग भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हो गए। और अगर यहीं पर बात किया जाए एक ही जैसा का, एक ही जैसा का क्या हो गया, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन के जैसे O2 ले लेते हैं, ऑक्सीजन O2 ले लेते हैं। तो O2 किस तरह से रहता है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और एक और ऑक्सीजन है। तो क्या ये भिन्न भिन्न होंगे, नहीं नहीं नहीं, ये भिन्न भिन्न नहीं होंगे। यहाँ पर एक ही तत्व के, ऑक्सीजन भी एक ही है और ये एक ही है, यानी ऑक्सीजन के एक ही तत्व के परमाणु मिल करके क्या बना रहे हैं, संयोग करके अणु का निर्माण कर रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग था NaCl में, यहाँ पर एक ही जैसा है। ये यही कहना चाह रहा था लाइन। देखिए जब हम अणु पढ़ना स्टार्ट किए हैं, शुरू किए हैं, तो हम लोग यहीं पे पूरे अच्छे से पूरे डिटेल में अणु को हम समझ लेंगे। तत्वों के परमाणु, तत्वों के अणु, यौगिकों के अणु क्या होते हैं, एटॉमिसिटी, अणु की परमाणुकता क्या होती है। एनसीईआरटी में सिर्फ लिख के छोड़ दिया है चार्ट में, एक परमाणुक, द्वे परमाणुक, चतुर्परमाणुक, बहुपरमाणुक, लेकिन उसे उसने अलग अलग से नहीं समझाया। हम उसे भी यहाँ समझेंगे। तत्वों के परमाणु की बात करें तो पहला लाइन क्या कह रहा है, किसी तत्व के अणु, किसी भी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हम कैसे समझेंगे इसको, लेते हैं हम एक एग्जांपल, एयू का एग्जांपल ले रहे हैं। एयू याद कीजिए, एयू किसका प्रतीक था, एयू गोल्ड का प्रतीक था, सिल्वर यानी चांदी का क्या प्रतीक था, सोना का प्रतीक एयू था, चांदी का प्रतीक, चांदी का प्रतीक जो था वो एजी था। अब एयू हमने लिया, एयू क्या है, एक तत्व है, यानी सोना क्या है, एक तत्व है। अब क्या कह रहा है, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, यानी इसका अणु, अणु किस चीज से बना होता है, अणु बना होता है परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो कहने का मतलब इस सोने का जो अणु होगा वो सिर्फ और सिर्फ सोने के छोटे छोटे, सोने के छोटे छोटे परमाणुओं से बना होगा, उसमें चांदी का परमाणु नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सोने के छोटे छोटे परमाणु है। तो यानी किसी भी तत्व का अणु, यानी इस सोने का अणु, किसी भी तत्व का अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होता है, यानी सोने के ही छोटे छोटे परमाणु मिलकर के इस सोने के अणु को बनाएगा और ये अणु मिलकर के एक सोना का द्रव्य बनाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब अगर हम दूसरा लाइन देखें तो आर्गन, हीलियम, ये सब क्या है, ये सब उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस कहने का मतलब नोबल गैस है। ये सब नियोन क्या है, नियोन भी एक उत्कृष्ट गैस है। जब आप आवर्त सारणी को देखेंगे, पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा ये सब उत्कृष्ट गैस है। आगे पढ़ना है इस सब के बारे में आगे की कक्षा में। तो जब हम आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक उत्कृष्ट गैसों तत्वों के अणु को हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि उनमें सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आर्गन एक परमाणु द्वारा निर्मित है, हीलियम भी एक परमाणु द्वारा निर्मित है। उसी तरह एक परमाणु देखिए, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन H है, सिर्फ एक ही परमाणु के द्वारा निर्मित है। तो ऐसे को, आर्गन को, हीलियम को, हाइड्रोजन को, इन जैसों को हम क्या कहेंगे, एक परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे, एक परमाणु, क्योंकि इनमें कितने हैं, एक ही परमाणु है। तो क्या कहेंगे इसको, एक परमाणु होते हैं ये। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अणु की परमाणुकता में, यानी एटॉमिसिटी ऑफ एटम में हमको क्या पढ़ना है, ये देखते हैं कि जैसे ऑक्सीजन हमने देख रहे हैं O2, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के अणु है, ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। तो इसमें कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, दो मिल रहा है हमको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो परमाणु है, तो इसकी परमाणुकता क्या होगा, दो होगा। फास्फोरस, फास्फोरस किस फॉर्म में रहता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अणु के,
P4 में रहता है फास्फोरस। 4 फास्फोरस मिलकर के, यानी फास्फोरस का में 4 परमाणु मिलकर के फास्फोरस का एक अणु बनाता है, तो उसका परमाणुकता क्या होगा? 4 होगा। अगर इसी तरह सल्फर का प्रतीक क्या था? सल्फर का प्रतीक हमें याद हो S था, तो सल्फर में 8 मिलकर के सल्फर का अणु बनाता है, तो उसका परमाणुकता क्या होगा? 8। जितना मिलकर के बना रहा है वही उसका परमाणुकता हो जाएगा। तो सल्फर S8 के फॉर्म में, S8 में क्या रहता है? एग्जिस्ट करता है, तो उसका परमाणुकता क्या होगा? 8 होगा। 8 मिलके बना रहा है तो परमाणुकता भी 8 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के अणु या यौगिक जितने परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, मैंने अभी जस्ट बोला कि जितने भी परमाणुओं से मिलकर के बने होंगे, वो उसका क्या होगा? वही संख्या उस तत्व का क्या होगा? परमाणुकता हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन 2 से, ऑक्सीजन के जो अणु है वो किससे बनते हैं? 2 परमाणुओं से मिलकर के बन रहे हैं, तो उसका परमाणुकता क्या होगा? 2 होगा। फास्फोरस अगर 4 से मिलकर के बन रहे हैं, अब ये याद रखने वाली बात है कि फास्फोरस 4 से मिलकर के बनते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में बहुत चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। फास्फोरस 4 से मिलकर के बन रहा है, तो इसकी परमाणुकता क्या होगी? 4 होगी। सल्फर वहीं पे 8 से मिलकर के बन रहा है, तो इसकी परमाणुकता 8 होगी। तो जो तत्व या अणु या यौगिक जितने परमाणुओं से मिलकर बन रहा है, कोई भी यौगिक या अणु जितने परमाणुओं से मिलकर के बन रहा है, वही उसका क्या होगा? परमाणुकता हो जाएगा, एटॉमिसिटी हो जाएगा। समझ में आया? कोई 2 से मिलकर बन रहा है तो 2, 4 से मिलकर बन रहा है 4, 8 से मिलकर बना 8, 10 से मिलकर बन रहा है 10। इसी तरह से हम अणु की परमाणुकता ज्ञात करते हैं। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी के पुस्तक में एक चार्ट दिया गया है जहां पर विभिन्न तत्वों को लिखा गया और बताया गया कि ये एक परमाणुक है, ये तत्व 2 परमाणुक है, ये तत्व बहुपरमाणुक है, इस तरह से बताया गया है। लेकिन अब हम वहां तो सिर्फ लिखा हुआ है, यहाँ पर अब हम अच्छे से समझते हैं कि एक परमाणु क्या होता है। मोनो एटॉमिक, एक परमाणु को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मोनो एटॉमिक। मोनो मतलब सिंगल, एक परमाणु। अब देखिए आर्गन हमने बताया, आर्गन और हीलियम क्या है? आर्गन और हीलियम एक ही परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं, तो क्या होगा? ये एक परमाणु होगा। इसी तरह से हीलियम ले लिए, इसका उदाहरण में आर्गन ले लिए, नियोन भी, ये क्या है? एक परमाणु है। ये सब उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है ये सब। उसी तरह अगर हम बात करें द्विपरमाणु की, द्विपरमाणु परमाणुकता तो हमें पता चल गया, जितने परमाणु से मिलकर के बने होंगे क्या होगा? वही उसका परमाणु होगा। अणु जितने परमाणु से मिलकर के बनेंगे वही उसका परमाणुकता हो जाएगा। द्विपरमाणुक नाम से ही पता चल रहा है, 2 परमाणुकता जिसकी हो। इंग्लिश में बोले इसके डाई एटॉमिक होगा इसका इंग्लिश। अब कुछ तत्व जैसे कि आप ले लीजिए हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लीजिए, ऑक्सीजन में देख रहे हैं 2 O2, यानी 2, ये 2 क्या डिनोट कर रहा है? क्या बता रहा है कि ये 2 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। नाइट्रोजन और एक ही तरह के तत्व से मिलकर ये बना हुआ है, नाइट्रोजन N2, फ्लोरीन F2, Cl2, ये सब जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब जो अणु है, वो किससे बने हुए हैं? 2 परमाणु से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए क्या होंगे? द्विपरमाणु होंगे। यानी इसकी परमाणुकता कितनी होगी? अगर कोई पूछे इनकी परमाणुकता कितनी होगी, तो 2 होगी इसकी परमाणुकता। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं त्रिपरमाणुक, इंग्लिश में ट्राई एटॉमिक। अब देखिए, जो 3 परमाणुओं से बनकर मिलकर बना होगा उसको हम कहेंगे त्रिपरमाणुक। जैसे द्विपरमाणुक एक परमाणु, उसी तरह ये त्रिपरमाणुक होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? ओजोन O3। देख रहे हैं यहाँ 3 क्या बता रहा है? 3 से मिलकर के, 3 परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। अब बोलेंगे आप O3 यानी ओजोन होता क्या है? अब ओजोन क्या होता है कि हमारे वातावरण के ऊपर एक लेयर बनाता है ये, और क्या करता है? सूरज से जो हार्मफुल किरणें निकलते हैं, हानिकारक किरणें निकलते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह होता है, यूवी रेज वगैरह जो होते हैं, उनको ये क्या करता है? फिल्टर करता है, छान करके हम तक भेजता है। अगर वो किरणें सीधे सीधे हमारे स्किन पे पड़ जाए तो क्या होगा? हमें चर्म रोग जैसी बीमारियां हो सकती है, कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, तो ये हमें उससे बचाता है ओजोन। चतुर्परमाणुक यानी टेट्रा एटॉमिक, इंग्लिश में इसको टेट्रा, टेट्रा इंग्लिश में किस लिए यूज किया जाता है? 4 के लिए। मोनो 1 के लिए, ट्राई किसके लिए? 3 के लिए। तो टेट्रा एटॉमिक। अब किसी तत्व के अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं, या यहाँ पर 3 परमाणु तो त्रिपरमाणु, नाम से ही पता चल रहा है। 4 परमाणु तो चतुर्परमाणु अणु कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है? फास्फोरस P4। फास्फोरस में देख रहा है ये जो 4 है, ये क्या बता रहा है कि 4 परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। इसकी परमाणुकता कितनी होगी? इसकी परमाणुकता हमको पता है 4 होगी। ये चतुर्परमाणु कहलाएंगे। आगे देखते हैं। अब बहुपरमाणु किसे कहते हैं? बहुपरमाणु किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में पॉलीएटॉमिक कहा जाता है। तो तत्व के वे अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक हो। कितनी हो? 4 से अधिक।
4 तक तो हम चतुर्परमाणुक कह रहे थे, अगर 4 से अधिक हुआ तो हम क्या कह देंगे, वो बहुपरमाणुक अणु हो जाएगा। जैसे सल्फर, सल्फर की परमाणुकता कितनी है बताइए, सल्फर की परमाणुकता कितनी है, कितने परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, 8 परमाणुओं से, तो क्या होगा इसका परमाणुकता 8 होगा। फुलेरीन, फुलेरीन का कितना है, कितने परमाणु से आपको दिख रहा है बना हुआ, 60 परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, तो इसका परमाणुकता क्या होगा 60 हो जाएगा। उसी तरह बोरोन, बोरोन 12 हो जाएगा इसका परमाणुकता। तो क्या कह रहा है, जब 4 से अधिक हो तब क्या कहलाएगा, बहुपरमाणुक अणु कहलाएगा। तो सल्फर, फुलेरीन, बोरेन दिख रहे हैं इसमें कि 4 से अधिक परमाणुकता है इसकी, तो क्या होगा, ये बहुपरमाणुक कहलाएगा। इसी तरह से तो ये सब एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, कौन बहुपरमाणुक है, कौन चतुर्परमाणुक है, कौन त्रिपरमाणुक, कौन द्विपरमाणुक और कौन एक परमाणुक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यौगिकों के अणु के बारे में, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, अलग अलग तत्व जो हैं उनके परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। यही तो हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, जब हमने नियम पढ़ा था स्थिर अनुपात का नियम, वहां भी क्या पढ़ा था कि एक फिक्स अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके क्या होता है, वो यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। ये तो हमने पढ़ रखा है। अब देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लिया गया है, यौगिक लिया गया है। तो अब देखिए जल किस चीज से बना होता है, हमने अभी तक कितनी बार ना जाने हमने इस बात की चर्चा की है कि हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक मिलकर के परमाणु क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, जल के अणु बनाते हैं। तो द्रव्यमान इसका कितना होगा, 1:8 होगा, बाई मास हो रहा है इसका द्रव्यमान अनुपात, दिख रहे हैं ये क्या है, द्रव्यमान अनुपात होगा। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8 है, ऐसा नहीं है, ये द्रव्यमान का अनुपात है। यानी हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 8 होगा, यानी 1:8 में जल का यौगिक बनता है। अब देखिए अमोनिया का, अमोनिया किस चीज से बना होता है, अमोनिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए। अमोनिया का सूत्र N, हाइड्रोजन 3 होता है इसमें, यानी NH3 होता है, ये होता है अमोनिया। अमोनिया किस चीज से बना है, नाइट्रोजन से, हमें दिख रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, यानी 3 हाइड्रोजन से, ये भी हमें दिख रहा है। तो इसका द्रव्यमान अनुपात कितना होगा, 14:3 होगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होंगे, कार्बन से CO2 होता है, इसका फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का C1 और ऑक्सीजन इसमें 2 होते हैं। नंबर की बात करें तो, अगर द्रव्यमान अनुपात की बात करें तो 3:8 में ये क्या करते हैं, संयुक्त होकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने परमाणु पढ़ लिया, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है हमने ये पढ़ लिया, और क्या पढ़ा, परमाणुकता क्या होती है, एक परमाणु, द्वि परमाणु, बहुपरमाणु, ये पढ़ा, अणु क्या होते हैं ये हमने समझा। तो अभी तक तो हमने इतना सब कुछ समझ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है, आयन के बारे में पढ़ना है। तो आयन किसे कहते हैं, आयन क्या होता है, तो धातु यानी मेटल एवं अधातु यानी नॉन मेटल युक्त आवेशित कणों से बने होते हैं। किस चीज से बने होते हैं आयन, धातु और अधातु युक्त आवेशित कणों से बने होते हैं। आवेशित कहने का मतलब इसके ऊपर कुछ चार्ज होता है। अब इन आयनों पर क्या होता है, क्या आवेश होता है, या तो इस पर ऋण या अथवा धन का आवेश होता है। कहने का मतलब या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा या तो इस पे निगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अब देखिए ऋण आवेशित कण को हम लोग ऋणायन यानी एनायन, इंग्लिश में एनायन कहते हैं, तथा धन आवेशित कण को हम लोग धनायन यानी केटायन कहते हैं। यानी केटायन कौन होगा और एनायन कौन होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई मेटल यानी हम ले रहे हैं धातु, उसके ऊपर हम डाल रहे हैं प्लस चार्ज, अगर हम देख रहे हैं, और यहाँ पर दूसरा हमने लिया मेटल यानी धातु लिया जिसपे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। तो कौन केटायन और कौन एनायन होगा, यानी कौन ऋणायन और कौन इसमें से धनायन होगा। तो जिसपे क्या कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज होगा, ये घन का आवेश है, इसको क्या कहेंगे, घन का आवेश है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा केटायन यानी धनायन कहलाएगा। और जिसपे ये निगेटिव यानी माइनस यानी क्या ऋण का आवेश होगा, वो क्या कहलाएगा, एनायन यानी ऋणायन कहलाएगा। नाम से ही पता चलता है ऋण का आवेश होगा तो ऋणायन और धन का आवेश होगा तो धनायन। ठीक है, अब हम समझते हैं बहुपरमाणुक आयन किसे कहते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा क्या है, परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। नेट आवेश कहने का मतलब, चलिए उदाहरण से हम समझते हैं। यहाँ पर एक नाइट्रोजन दिख रहा है जिस पर 3 क्या है, निगेटिव चार्ज है, यानी कौन है, ऋण है, 3 ऋण चार्ज है। H दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन दिख रहा है, H4 दिख रहा है जिसपे क्या है, 4 पॉजिटिव चार्ज है। एक हाइड्रोजन पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन पर एक घन होता है, एक घन का आवेश होता है। तो 4 हाइड्रोजन पर 4 घन का आवेश है, एक नाइट्रोजन पर 3
ऋण का आवेश होता है, तो यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है तो 3 ऋण का आवेश है, यहाँ पर 4 है तो एक हाइड्रोजन पे एक घन का आवेश है, तो 4 पे कितना 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, 4 प्लस होगा। तो ये मिलकर के क्या बना रहे हैं यहाँ पर NH4 प्लस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा होगा NH4 क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा बहुपरमाणु का आयन। क्यों कहलाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ नाइट्रोजन पर 3 आवेश है और हाइड्रोजन पर क्या है 4 धन आवेश है। तो नेट यानी जब ये दोनों मिल करके क्या बनाए NH4 प्लस बना रहे हैं, तो क्या होगा कुल नेट आवेश, शुद्ध आवेश कहने का मतलब एक घन प्राप्त होगा। क्योंकि आपको इतना मैथमेटिक्स तो आता ही होगा, 4 प्लस है और 3 माइनस है तो कितना होगा, 4 प्लस है 3 माइनस है तो एक ही तो बचेगा। 4 प्लस में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना प्लस बचेगा, 1 प्लस बचेगा। तो नेट यानी दोनों को मिला करके नेट कितना बचा, 1 बचा। तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, अंकित किए हैं, दिखाए हैं NH4 पर एक ही प्लस चार्ज, ऐसा नहीं कि 3 माइनस और 4 प्लस दोनों दिखाए हैं। तो नेट जो आ रहा है यानी अर्थात शुद्ध आवेश जो एक धन प्राप्त हुआ उसको हम दर्शा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ये कौन सा होगा NH4 प्लस, ये जो है ये बहुपरमाणु का आयन होगा, ये बहुपरमाणविक आयन बनाएगा। ठीक है, समझ गए बहुपरमाणु का आयन की मतलब। इसका पूरा ना लिख करके क्या होगा, जो नेट आवेश होगा यानी शुद्ध आवेश होगा वो हम जो लिख देंगे वो बहुपरमाणिक आयन होगा। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है कि परमाणु तथा आयन में क्या अंतर है, या परमाणु तथा आयन में अंतर स्पष्ट कीजिए, 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर का, तो क्या आप अंतर क्या स्पष्ट कीजिएगा, देखिएगा यही सब पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। परमाणु क्या होता है, यह विद्युत उदासीन कण होते हैं, यानी इस पे कोई भी आवेश या चार्ज नहीं मौजूद होता है। परमाणु पे हमने परमाणु भी पढ़ रखा है, हमने कहीं भी नहीं देखा कि परमाणु पे कोई भी विद्युत चार्ज है, इसलिए विद्युत उदासीन कण इस पे नहीं होते हैं। इसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु में हमको बराबर संख्या में देखने को मिलेगा। अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको लिखना पड़ेगा। ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। कितनी बार ही हमने इसकी चर्चा की है कि परमाणु जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है, इसलिए आयन या क्या बनाता है, अणु बनाता है। और क्या होता है, ये आयनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये आयन के अभिक्रिया में, ये आयन वाले रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ये परमाणु के गुण है। वहीं पे अंतर क्या है, आयन में क्या अंतर है, अंतर में यह विद्युत आवेशित कण होते हैं। देखिए यह क्या होता है, विद्युत आवेशित कण, इस पे चार्ज होता है आयन पे, घन होता है, ऋण होता है, घन का आवेश, ऋण का आवेश, घनायन और ऋणायन होते हैं ये। इसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में नहीं होते हैं, जबकि परमाणु में हमने क्या पढ़ा कि बराबर संख्या में है, जबकि यहाँ पर क्या है, बराबर संख्या में नहीं है। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं अस्थायी होते हैं। आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं हम आगे सीखेंगे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं वो कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, अस्थायी होते हैं। ये अंतर है परमाणु और आयन में। और ये क्या है, ये स्वतंत्र रूप से आसानी से अस्तित्व में रह सकते हैं। परमाणु नहीं रह सकते हैं लेकिन ये रह सकते हैं। और क्या है पांचवा पॉइंट, कि ये आयनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब ये आयन है तो आयन खुद के रिएक्शन में यानी आयनिक अभिक्रिया में भाग क्यों ना लेगा, इसलिए आयनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, लेकिन ये परमाणु आयनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो ये अंतर है परमाणु तथा आयन में। जब आप अपनी पुस्तक को खोलेंगे तो उसमें देखिए सारणी नंबर 3.6 में कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणु आयन को क्या किया गया है, चार्ट में दिखाया गया है। तो यहाँ पर तो सीधे लिख दिया बहुपरमाणु आयन, लेकिन आपने समझ लिया बहुपरमाणु आयन किसे कहते हैं, जब नेट चार्ज लिखा जाए, चार्ज जिस चीज से वो बना हुआ हो उन दोनों पे कुछ और हो, लेकिन नेट चार्ज जब लिखा जाए, जैसे कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है NH4 प्लस बनने में कि नाइट्रोजन पे 3 निगेटिव और हाइड्रोजन पे 4 पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या बचा, 1 पॉजिटिव बचा। तो यहाँ पर जब नेट चार्ज लिखा गया 1 पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये बहुपरमाणु आयन होगा। तो देखिए बहुपरमाणु आयन के श्रृंखला में अमोनियम को लिखा है ना। उसी तरह सामान्य में देखिए सोडियम, सोडियम पे क्या होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। पोटासियम को हम के से, के इसका प्रतीक है, हमने अभी सीखा इसका प्रतीक क्या है पोटासियम का, के, क्योंकि ये केलियम से लिया गया है। अभी पढ़ा था हमने कि केलियम से लिया गया। और के पे क्या होता है, एक घन आवेश होता है, तो ये क्या होगा, एक सरल होगा। सरल वाले में है, ये बहुपरमाणु आयन नहीं होगा, ये सरल की श्रृंखला में है। और देखिए कॉपर देख लीजिए, सिल्वर देख लीजिए, इसी तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे 2 होता है, कैल्शियम पे 2 होता है, जिंक पे भी 2 होता है। ये किस पे कितना होता है चार्ज, किस पे कितना आवेश होता है, किस पे कितना घन, किस पे कितना ऋण का आवेश होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वही बहुपरमाणु आयन भी आपने समझ लिया, अमोनियम बहुपरमाणिक आयन है, हाइड्रोक्साइड बहुपरमाणिक है, नाइट्रेट बहुपरमाणिक आयन है, और क्या, कार्बोनेट,
सल्फाइट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब क्या है? इस पे जो 3 निगेटिव चार्ज लिखा गया है, 3 ऋण का जो आवेश दिख रहा है यहाँ पर फॉस्फेट में, ये क्या है? ये एक नेट चार्ज लिखा गया है, इसलिए ये क्या होगा? बहुपरमाणिक आयन होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कम से कम सामान्य और सरल जो आयन है उसके तो आपको संकेत और उस पे कितना आवेश है वो तो याद रखना ही पड़ेगा। जैसे सोडियम पे एक आवेश होता है, कौन सा आवेश? पॉजिटिव या निगेटिव, प्लस या माइनस, यानी ऋण होता है या धन होता है तो पॉजिटिव होता है, यानी इसके पास क्या होता है? क्या होता है? प्लस होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि Na पर माइनस लग जाएगा। तो ये सब थोड़े थोड़े ध्यान में रखने वाली चीजें हैं जो आप ध्यान में रख के चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, रासायनिक सूत्र लिखते समय कुछ नियमों का पालन हमें करना चाहिए। वो नियम क्या क्या है वो हम पहले देखते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, संयोजकता और आवेश क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। कहने का मतलब क्या? एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम है, देख रहे हैं, और ये याद होना चाहिए। कुछ 10-15 हैं जिसके प्रतीक आपको याद होना चाहिए और उस पे कितना आवेश है ये याद होना चाहिए, वरना आपको रासायनिक सूत्र लिखने में दिक्कत होगी। जैसे मैग्नीशियम पे कितना आवेश होता है? +2 होता है, +2 होता है, ये याद होना चाहिए आपको। याद रखे बिना कहीं भी जाइए, कोई भी वीडियो देखिए, ये आप नहीं सीख पाएंगे। +2, Na पर +1, क्लोरीन पर 1 माइनस दिखाता है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो मैग्नीशियम पे +2 और क्लोरीन पे क्या है? 1 निगेटिव दिखा रहा है। तो ठीक है, हम समझ रहे हैं। तो क्या कह रहा है ये नियम की संयोजकता जब होगा तब आवेश संतुलित होना चाहिए। इसका आवेश कितना है भैया? देखिए 2 है, किसमें है? +2 में। इसका आवेश क्या है? -1 है। तो क्या ये संतुलित है? नहीं है। ये तो +2 है और ये -1 है, तो आवेश संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 क्लोरीन ले लेंगे। अगर हम यहाँ पर 2 क्लोरीन ले रहे हैं तो 1 क्लोरीन का हमने क्या बताया? -1। तो 2 क्लोरीन का क्या हो जाएगा? -2। नहीं हो जाएगा आवेश? 1 क्लोरीन पे -1 था, तो दूसरे क्लोरीन पे यानी जब 2 क्लोरीन हमने लिया तो क्या होगा? -2। अब देखिए, इधर +2 और उधर -2, क्या अब संतुलन में है? क्या अब संतुलन हुआ? हुआ। यानी अब जाकर के ये क्या करेगा? Mg और Cl2 का निर्माण करेगा। यानी आयन की संयोजकता अथवा हमको ये भी ध्यान में रखना है कि आवेश संतुलित होना चाहिए, यानी नेट चार्ज जो आए वो संतुलित होकर के आना चाहिए। और आयन में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी नमक का। ये तो फेवरेट एग्जांपल हो गया है। सोडियम में प्लस चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है, और क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और दोनों मिलकर क्या बनाएगा? Na और Cl, प्लस माइनस को कैंसिल कर देगा और क्या बनेगा? नमक बनेगा। दूसरा क्या कह रहा है? जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु का नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में लिखते हैं, यानी पहले लिखते हैं। अब देखिए, अगर हमको धातु और अधातु का हम कोई संयोग करवाए, कोई अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो मिला उसका नाम क्या है? रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे कि अगर बाई चांस हमें मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो क्या हमको क्या करना पड़ेगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को, ये भी ध्यान में रखिए, कैल्शियम को Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन होता है, तो जब दोनों ने अभिक्रिया किया तो क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड मिला CaO से। इसका प्रतीक हम दर्शाते हैं। सोडियम क्लोराइड को हमने अभी बताया, सोडियम क्लोराइड को NaCl, और नमक का यही फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड, उससे दर्शाते हैं। आयरन सल्फाइड को तो आयरन FeS से दर्शाते हैं। Fe किसका प्रतीक है? आयरन का है। और सल्फर, आयरन और सल्फर का जब अभिक्रिया हुआ तो क्या हुआ? आयरन सल्फाइड जब मिला तो आयरन सल्फाइड को हम FeS से दर्शाते हैं। कॉपर ऑक्साइड को CuO से दर्शाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देख लीजिए, ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर जो है वो क्या है? अधातु हैं, और अधातु होने की वजह से इसे दाईं तरफ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं अभी हम देखेंगे, जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो सूत्र जब निर्माण करना सीखेंगे। जबकि हमको देखना है कि कैल्शियम, सोडियम, यानी सोडियम का क्या है प्रतीक? बताइए जल्दी, सोडियम का प्रतीक क्या है? सोडियम का प्रतीक हमें पता है, सोडियम का प्रतीक Na है। आयरन Fe और कॉपर क्या है? ये सब धातु है, यानी मेटल है, और उसे इसी वजह से हम लोग बाईं तरफ लिखते हैं। अधातु को दाईं तरफ और मेटल यानी धातु को कहाँ लिखते हैं? बाईं तरफ लिखते हैं। बहुपरमाणुक आयनों यानी जिसका नेट चार्ज, बहुपरमाणुक आयन हमने बता दिया है, आपको याद भी होगा। नेट चार्ज जो लिखाता है, बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित जो यौगिक होते हैं उसको हम लोग पहले कहाँ रखते हैं? कोष्टक में रखते हैं। तत्पश्चात अनुपातों को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। तो हम इसको समझते हैं। जैसे हम क्या लिख रहे हैं? Mg, हमने क्या लिखा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक याद होगा आपको, Mg। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख रहे हैं Mg, और हाइड्रोक्साइड
को हम लोग OH से दर्शाते हैं, तो हम MgOH को हम क्या लिखे कोष्टक में, यही कह रहा है कि इसको क्या लिखना है, कोष्टक में रखना है। और अनुपात को दर्शाने वाली संख्या को, यहाँ पर अनुपात को दर्शाने वाली संख्या को जो है वो बाहर लिख रहे हैं। तो देखिए MgOH का होल 2 यानी क्या है, हम क्या लिख रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखे, तो हम क्या कह रहे हैं, बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयन को हमने कोष्टक में रखा, ठीक है। अब देखिए बहुपरमाणुक आयनों में OH पे 1 माइनस का चार्ज होता है, 1 निगेटिव चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है, और मैग्नीशियम पे 2 का चार्ज होता है, +2 का चार्ज होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा वरना नहीं बनेगा। मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज होता है और ऑक्सीजन OH पे 1 निगेटिव का चार्ज होता है, -1 का चार्ज होता है, तो इधर +2 इधर -1। तो हमको पहले ही कहा कि क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस करना पड़ेगा, तो इधर 2 हमने कर दिया। एक OH पे 1 निगेटिव था तो 2 OH पे क्या होगा, -2 होगा, तो +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 OH और 1 मैग्नीशियम मिलकर के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो हम देख रहे हैं कोष्टक में किसको रखे, कोष्टक में किसको रखे, आयनों को, और बाकी अनुपात को दर्शाने वाली जो संख्या है, ये जो 2 संख्या है उसको कहाँ रखे, बाहर रखे हैं। तो यही ये लाइन कहना चाह रहा है। अभी हम जब फॉर्मूला बनाएंगे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, अभी तो लिखे हुए हैं इसलिए हम समझा रहे हैं। जब हम आगे फॉर्मूला बनाएंगे उस समय क्लियर हो जाएगा, अभी ही बना रहे हैं। देखिए चलिए आगे चलते हैं। अब रासायनिक सूत्र लिखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि द्विअंगी यौगिक किसको कहते हैं। अब जब दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। सरलतम यौगिक जो होंगे, जो दो भिन्न भिन्न तत्वों से बने होंगे, उसको हम लोग क्या कह देंगे, आसान सा है, द्विअंगी यौगिक कह देंगे। सबसे पहले हम सीख रहे हैं यौगिकों के सूत्र लिखने में, सरल यौगिकों के, जो आसान यौगिक होते हैं उनके सूत्र लिखना हम सीख रहे हैं। अब देखिए आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखते हैं। प्रतीक को आपको याद रखना चाहिए। मैंने बोला कि प्रतीक आप जब तक नहीं लिखेंगे, जब तक नहीं याद करेंगे, प्रतीक पे कितना आवेश है, कितना चार्ज है, +2 -1, ये सब अगर आपको नहीं याद होगा तो आप रासायनिक सूत्र नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आप पहले अगर नहीं याद किए तो उसे याद कीजिए। और बाद में क्या किया जाता है, उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, फिर तत्पश्चात क्या होता है, संयोजित करके और संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं और क्या करते हैं, अणु का सूत्र लिख देते हैं। अब कैसे ये होता है चलिए देखते हैं। अब हम देखिए सूत्र लिखना सीख रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, आपको प्रतीक याद होना चाहिए, और प्रतीक पे कितना आवेश है, ऋणायन कितना है, घन कितना है, ये याद होना चाहिए, धन कितना है, ऋण कितना है, तो ही आप सूत्र को लिख पाएंगे वरना नहीं लिख पाएंगे। अब देखिए हाइड्रोजन को हम H से दिखाते हैं, H इसका प्रतीक है, और जो इसका आप यहाँ देखिए इसके जस्ट नीचे, इसके नीचे में, सर के नीचे में एक जो है इसका संयोजकता वो हमने लिख दिया। उसी तरह क्लोरीन Cl से हम दिखाते हैं, क्लोरीन का प्रतीक Cl है, और क्लोराइड है तो Cl से हम दिखाए, और इसका संयोजकता क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, क्लोरीन पे कितना होता है, -1 का होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो उसका हम जस्ट उसके सर के नीचे हम लिख दिए संयोजकता। और क्या कर रहे हैं, आरा तिरछा करके, ये देखिए तीर किस तरफ जा रहा है, एक को, एक से हम हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस एक से क्लोरीन को कर रहे हैं, यानी आरा तिरछा करके हम सूत्र बना रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आरा तिरछा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या करें, सूत्र प्राप्त करेंगे। तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन को जब हम 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन हमको 1 ही मिलेगा, H×1, H गुना 1 ही मिलेगा। और क्लोरीन को भी जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमको क्लोरीन भी कितना मिलेगा, क्लोरीन भी 1 ही मिलेगा। कहने का मतलब इसका सूत्र हमको क्या मिल गया, इसका सूत्र हमको मिल गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, यही होगा हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र HCl। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर से हाइड्रोजन का आपको प्रतीक याद होना चाहिए H, और H का कितना होता है संयोजकता, 1 होता है, यानी हाइड्रोजन कितना हमेशा शो करता है, देखिए हाइड्रोजन +1 शो कर रहा है, हाइड्रोजन पे हमेशा +1 ये आवेश रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे तत्व हैं उसके कितने, उसका प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, उस पे कितना आवेश है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा वरना आप सूत्र नहीं लिख पाएंगे। उसी तरह सल्फाइड, सल्फाइड को सल्फर से लिए हैं, सल्फर, और देखिए सल्फर का जो है संयोजकता वो हम जस्ट उसके नीचे लिख दिए, सर के नीचे, और हाइड्रोजन का संयोजकता हमने जस्ट उसके नीचे लिख दिया, 1, हाइड्रोजन का 1 और सल्फर का 2। अब आरा तिरछा करके हम क्या कर रहे हैं, सल्फर को 1 से कर रहे हैं गुना और हाइड्रोजन को 2 से गुना कर रहे हैं। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, हाइड्रोजन को जब हमने 2 से किया तो H और 2 H2, और इधर सल्फर को 1 से करा यानी S, H2S क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हमको मिल गया। उसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए टेट्रा, टेट्रा जब लिखा हो तो उसका मतलब होता है 4। टेट्रा इंग्लिश का वर्ड है लेकिन सीख लीजिए, टेट्रा जब लिखा हो तो उसका मतलब होता है 4। मोनो 1,
डाई 2, ट्राई 3, उसी तरह टेट्रा मतलब 4 हमने अभी पढ़ा है। तो परमाणुकता में हमने पढ़ा था ना, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, तो ये टेट्रा एटॉमिक है, यानी टेट्रा क्लोराइड, यानी 4 क्लोराइड की बात हो रही है। तब तो देखिए हमने क्या लिया, कार्बन का प्रतीक होता है C और क्लोराइड यानी क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl। अब संयोजकता हम देखते हैं, कार्बन का संयोजकता 4, जस्ट इसके सर के नीचे लिखे। क्लोरीन पे हमेशा एक निगेटिव चार्ज होता है, हमने यहाँ भी देखा हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते वक्त भी क्लोरीन पे एक रहता है, तो इसका हमने लिख लिया 1। अब हम आरा तिरछा करके क्या कर रहे हैं, इसको गुना कर रहे हैं। आरा तिरछा करके जब हमने गुना किया तो हमें क्या मिल रहा है, हमें कार्बन को जब हमने 1 से गुना किया तो कार्बन 1 मिला, और क्लोरीन कितना मिला, क्लोरीन को हमने 4 से गुना किया यानी क्लोरीन कितना मिलेगा, 4 गुना मिलेगा, यानी जो होगा वो हमने नीचे में लिख दिया। CCl4 मिल रहा है हमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड का क्या सूत्र, क्या मिल गया, CCl4 मिल गया। आगे और सूत्र हम बनाना सीखते हैं। चलिए अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखना सीख रहे हैं। किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिख रहे हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या होगा सूत्र, तो अब मैंने टाइप भी कर रखा है, एक बार पढ़ लीजिए इसको कि मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात अगर हमें करना हो तो पहले हम धनायन का संकेत लिखते हैं, Mg पर 1 प्लस है, यहाँ पर Mg पे 2 प्लस होता है, लिखते हैं। इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड का लिखते हैं, ऋणायन यानी इस पे ऋण है, क्लोरीन पे हमेशा माइनस रहता है यानी 1 माइनस लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद आवेशों को आरा तिरछा करके जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं वैसे क्रिस क्रॉस करके हम सूत्र को प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर तत्व दिया हुआ है मैग्नीशियम और दिया हुआ है क्लोरीन, क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो मैग्नीशियम पे कितना रहता है, मैग्नीशियम के पे कितना आवेश रहता है, +2 रहता है। यहाँ पर देख लीजिए मैग्नीशियम पे +2 रहता है, तो याद रखना पड़ेगा मैग्नीशियम पे +2। सोडियम अगर कोई आपको कहेगा कि सोडियम पे कितना होता है तो आपको कहना पड़ेगा कि सोडियम पे 1 प्लस रहता है यानी +1 का चार्ज रहता है, क्लोरीन पे 1 माइनस रहता है। उसी तरह आपको ये भी याद रखना पड़ेगा मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज है, तो संयोजकता हमने इसके जस्ट इसके सर के नीचे रख दिया, इसका संयोजकता 2 प्लस, और क्लोरीन पर हमें अभी कितने बार बोला कि हमने कि 1 माइनस रहता है, याद भी हो गया होगा आपको कि क्लोरीन पे 1 माइनस रहता है। और इसके बाद हमने क्या करा, इसको आरा तिरछा किया और क्या किया, क्रिस क्रॉस किया, आरा तिरछा करके आवेशों को आरा तिरछा करके हम क्या किए, सूत्र प्राप्त किए। तो इसका सूत्र आप लोग बताइए क्या होगा, आरा तिरछा करके Mg को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ वाले से 1 से, यानी Mg क्या होगा, Mg 1 होगा। Mg कितना होगा, मैग्नीशियम का एक प्रतीक है Mg कितना होगा, 1 होगा। और Cl को किससे कर रहे हैं, 2 से, तो यानी क्लोरीन कितना होगा, 2 हमको क्लोरीन मिल जाएगा, यानी MgCl, और 2 को हम छोटा सा यहाँ पर नीचे में लिख रहे हैं, तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का हमको सूत्र मिल गया। इसी तरह हम और सूत्र देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, तत्व में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का प्रतीक याद होना चाहिए सबसे पहले हमें, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन का प्रतीक O। अब क्या कह रहे हैं कि हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना था, तो हमने आवेश को क्या लिख दिया एल्युमिनियम पे आवेश, ये याद रखिएगा, एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव यानी 3 प्लस आवेश रहता है, ये याद नहीं रखिएगा तो यहाँ पर आप कैसे लिखिएगा कि 3 प्लस आवेश और कैसे आरा तिरछा मल्टीप्लाई कीजिएगा और सूत्र प्राप्त कीजिएगा। तो कुछ के आवेश जो आपके बुक में दिए गए हैं उसको आपको याद करना है, और ऑक्सीजन पे 2 माइनस रहता है, 2 ऋण रहता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब आरा तिरछा करके इसको क्या कर पा रहे हैं, सूत्र निकाल पा रहे हैं। एल्युमिनियम को 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो एक एल्युमिनियम को 2 से किया, एल्युमिनियम इंटू 2 तो यानी 2 एल्युमिनियम हमको मिल गया, और ऑक्सीजन को 3 से कर रहे हैं तो 3 ऑक्सीजन मिल गया। तो सूत्र हमें क्या मिला, Al2O3। कहां से मिला Al2O3, तो हमने एल्युमिनियम को 2 से करा, ऑक्सीजन को 3 से करा। इसी तरह अगर हम देख रहे हैं NaNO3 का फॉर्मेशन अगर हमको करना है तो सोडियम पे हमने बताया क्लोरीन पे 1 माइनस और सोडियम पे 1 प्लस होता है। कितनी बार ही हमने बताया है कि सोडियम पे 1 प्लस, कितने बार ही हमने नमक का उदाहरण लिया NaCl का, तो सोडियम पे 1 प्लस जस्ट उसके सर के नीचे लिखे उसके आवेश को। फिर NO3 पे पूरा का पूरा 1 माइनस चार्ज होता है, ये बहुपरमाणुक है, ये क्या है, ये बहुपरमाणुक है। तो क्या होगा, इसका पूरा का पूरा एक बार याद रख लीजिएगा। SO4 पे जैसे अगर आपको मिल जाए SO4, तो SO4 पे क्या होता है, SO4 जब आएगा तो उस पे पूरा का पूरा याद रखिएगा कि पूरे के पूरे पे 2 माइनस, नेट चार्ज जो होगा वो 2 माइनस होगा, ऐसे करके याद रखिएगा, आसानी होगा। उसी तरह NO3 पे 1 माइनस नेट चार्ज होता है, तब इसका हमने आवेश लिख लिया और फिर उसी तरह से हमने क्रॉस किया तो क्या बना, Na को 1 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, NO3 को भी 1 से कर रहे हैं, दोनों आपस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गए और हमें क्या मिल गया, NaNO3 मिल गया इसका सूत्र। उसी तरह अगर हमको इस तत्व दे दिया, अमोनिया दे दिया, NH4 दे दिया, सॉरी अमोनियम आयन दे दिया और SO4 दे रहा है,
तो क्या करेंगे, सल्फेट दे दिया तो सल्फेट का हमने क्या बताया, SO4 पे हमेशा याद रखिएगा 2 माइनस रहता है, 2 माइनस रहता है, तो हमने इसके नीचे इसका आवेश, इसके सर के नीचे जस्ट SO4 के नीचे क्या लिखा, इसका आवेश लिखा है। NH4 के नीचे हमने क्या लिखा, इसका जो आवेश होता है, आवेश लिखा जा रहा है, एक पॉजिटिव होता है इसका आवेश, याद रखिएगा तब तो आवेश लिख पाइएगा, एक पॉजिटिव लिख लिया। और फिर सूत्र क्या बन के आया, आरा तिरछा किए और क्या किए, आरा तिरछा करने के बाद मल्टीप्लाई करके NH4 को हमने 2 से किया। तो यहाँ पर देखिए अब रूल फॉलो हो रहा है, NH4 क्या है, एक क्या है, NH4 यौगिक है, और इसको हमने क्या लिखा, NH4 को ब्रैकेट में लिखा, और इसको जो NH4 कितना है, 2 है, तो इसको क्या लिख रहा है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक में। हमने अभी पढ़ा था ना कि हमें कोष्ठक में डालना था, कोष्ठक में हमने डाल दिया, और इसको जो बता रहा है इसका क्या है, NH4 कितना है, उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं, यानी 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर यानी कोष्ठक के बाहर लिखा है। SO4 को 1 से किया गुना तो कितना आया, SO4 1 ही होगा। NH4 को 2 से किया तो NH4 2, SO4 को 1 से यहाँ पर कर रहे हैं गुना तो SO4 1, यानी NH4 का होल 2 और SO4, ये सूत्र बन के आया। इस तरह से हम कई तत्वों के आवेश लिख करके उसके सूत्र बना सकते हैं। तो अभी तक हमें तत्व का सीखा, तत्व क्या होता है, उसके सूत्र लिखना सीखा। आगे जब हमारा वीडियो आएगा, इसका जो लास्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग मोल संकल्पना क्या होती है वो पढ़ेंगे, आणविक द्रव्यमान क्या होता है ये पढ़ेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है और जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के ये साइंस समझ में आने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हमें अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों को फायदा पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।